ठीक है। अरे आवाज नहीं। तीन टॉपिक इसमें अपने कर लिए, भूगोल की परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति और उद्देश्य। उसके बाद में ग्रीक और यूनानी भूगोलवेता और रोमन भूगोलवेता तक। नेक्स्ट मैंने ये बताया थे कि ये दोनों जो पार्ट है अंध युग की बात करेंगे या भूगोल का पुनर्जागरण काल की बात करेंगे। इनमें से डायरेक्ट कोई सवाल नहीं मिलेगा आपको, हालांकि दूसरी जगह मिल सकता है, कोई नेट वगैरह को देने जाओ या कोई असिस्टेंट प्रोफेसर या डीएसएसबी वगैरह कहीं वहां सिलेबस में अगर ये हो तो सवाल हो सकता है। तो बोले फिर क्यों पढ़े? क्योंकि मैंने बताया था कि भूगोल के विकास की जो यात्रा है उसके अंदर बीच का जो पार्ट है वो यही है, इसलिए इसको हमें पढ़ना जरूरी है। तो यहां पर जो अभी हम बात करेंगे वो एक तो थोड़ी सी बात करेंगे अंध युग के ऊपर, फिर उसके बाद में भूगोल का पुनर्जागरण काल। अंध युग से संबंधित दो तीन बातें याद रखनी है। आपने देखा कि शुरुआत के अंदर जब हम बात की कि ग्रीक और ग्रीक के बाद में अगर बात आए तो रोमन, यही तो है ना। अब हम देखेंगे कि रोमन के बाद में हमने तीसरा बिंदु लिखा है अंध युग, तो हम ये कहेंगे जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो आप करेंगे रोमन साम्राज्य के पतन। के बाद तीसरी से लेकर के आप यूं कह सकते हो 12वीं सदी तक, तीसरी से 12वीं शताब्दी की बात कर लेंगे। ये प्रश्न बार बार आता है कि तीसरी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का जो काल था वो भूगोल में किस काल के नाम से जाना जाता है? अंध युग के नाम से जाना जाता है। या 300 एडी से 1200 एडी की बात कर देंगे। 300 एडी से 1200 एडी तक का जो अपना काल है वो किस नाम से है? अंध युग के समय है, क्योंकि इस समय भूगोल का आप यूं कह सकते हो कोई विकास या प्रगति नहीं हुई। अंध युग का मतलब यही है ना कि उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। यहां पे हम देख रहे हैं कि भूगोल का जो विकास की शुरुआत हुई एक तरह से कहां से? ग्रीक या यूनानी भूगोलवेताओं के द्वारा। फिर उसी को आगे किसने बढ़ाया? फिर उसी को आगे बढ़ाया रोमन भूगोलवेताओं ने। तो रोमन भूगोलवेताओं के अंदर हमने स्ट्रेबो की बात की थी, टोलमी की बात की, फिर पंपोनियस मेला की बात की थी, फिर प्लिनी की बात की, फिर उसके बाद में स्टोप पीली, फिर उसके बाद में सोलिनस की बात की, मेरिनस ऑफ टायर्स की बात की। यानी रोमन भूगोल तक भूगोल का एक तरह से प्रोग्रेस हो रहा था, विकास हो रहा था। फिर उसके बाद में हमने ये देखा कि तीसरी से लेकर के 12वीं सदी तक का जो काल था उस काल के अंदर भूगोल का विकास एक तरह से अवरुद्ध हो गया या उसकी प्रगति नहीं हो रही थी। उस काल को हमने क्या कह देंगे? अंध युग कह देंगे। यानी भूगोल का कोई विशेष डेवलपमेंट नहीं हुआ। उस दौरान क्या हुआ कि ईसाई जो धर्म है और ईसाइयों का जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? बाइबल। बाइबल की आपने बात की कि ये ऐसा कहने लग गए कि भी जो बाइबल के अंदर बात लिखी गई है ना इस दौरान वो सर्वोत्तम है। वैज्ञानिक बात, यानी जब धर्म की बात आ जाती है तो विज्ञान उसके पीछे गौण हो जाती है। तो यहां पर भी बात यही थी कि भी भूगोल एक वैज्ञानिक जो बात कर रहे थे वो वैज्ञानिक ज्ञान तो एक तरह से अवरुद्ध हो गया और उसके ऊपर धार्मिक जो ज्ञान था, यानी ईसाई धर्म हावी होने के कारण, यानी बाइबल के अंदर जो बातें लिखी गई थी उन बातों को ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया, उनको सबसे प्रमुख माना गया। तो जो भूगोल का विकास था वो एक तरह से रुक गया। तो यहां पर आपके सामने दो तीन बातें आ गई कि अंध युग की बात करें
यानी भूगोल का विकास अवरुद्ध हुआ। क्यों हुआ है? क्योंकि धार्मिक प्रभाव एक तरह से अधिक हो गया। क्या हो गया? धार्मिक प्रभाव। यानी बाइबल जो ग्रंथ के अंदर जो बातें लिखी गई थी वो सब सही हैं, बाकी वैज्ञानिक बातों को उस समय गलत ठहराया जा रहा था। इसलिए आप यूं कह सकते हो कि तीसरी से लेकर के 12वीं तक बड़े स्तर के ऊपर आप यूं कह सकते हो भूगोल का विकास है वो नहीं हो पा रहा था, अवरुद्ध हो गया, ग्रंथों को जलाया गया, ये किया गया, वो सारी बातें उस दौरान रह रही थी। उस दौरान तो सौभाग्य ये रहा कि जो अरब भूगोलवेता, जिनको हमने अभी नाम नहीं लिखा, हमारे सिलेबस में यहाँ पे है नहीं, कि अरब के जो भूगोलवेता थे उन्होंने आप यूं कह सकते हो कि अंध युग के अंदर भूगोल को अगर सुरक्षित रखने का काम किया ना, तो वो किसने किया? अरब भूगोलवेताओं ने, अरब भूगोलवेताओं ने। और तभी ये एक तरह से आगे की जो कड़ियां हैं वो ठीक से जुड़ पाई। नहीं तो क्योंकि जब बाइबल सर्वप्रमुख हो गया तो बाकी चीजों को तो उनमें लिखी हुई बातें थी वो बाइबल से अगर मेल नहीं खाती हैं तो फिर वो तो धर्म विरोधी बातें हो गई, और धर्म विरोधी बातों को महत्व दिया नहीं जाता था। तो धार्मिक चीजों के कारण जो एक तरह से वैज्ञानिक जो ग्रंथ थे उनको महत्व नहीं दिया जा रहा था, उनको जलाया जा रहा था, इस प्रकार की कंडीशन है। तो उस दौरान आप यूं कह सकते हो जब अंध युग था, अंध युग के अंदर एक तरह से भौगोलिक ज्ञान को संरक्षित रखने के अंदर जो योगदान रहा वो किसका रहा? अरब भूगोलवेताओं का रहा। वे अरब भूगोलवेता अगर नहीं होते तो कंडीशन कुछ अलग ही होती। इनमें भी खास तौर से आप यूं कह सकते हो 8वीं से 13वीं सदी तक इनका विशेष योगदान रहा था, 8वीं से 13वीं सदी तक। अब यहां पर एक चीज हम और देखेंगे कि अंध युग के दौरान एक जो मानचित्र बनाया गया उसको TINO कहते हो आप। ये देखो यहां पे ये बात तो आपके सामने आई गई कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद तीसरी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का काल क्या कहलाया? अंध युग कहलाया, जिसमें भौगोलिक ज्ञान के विकास में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई, क्योंकि ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव के कारण बाइबल के विचार भूगोल पर छा गए। इसका मतलब बाइबल सर्व प्रमुख हो गया, भौगोलिक ज्ञान गौण हो गया। और इस काल के अंदर एक मानचित्र जो बना वो कौन सा था? TINO। इसमें आप देखोगे TINO मानचित्र में यानी पृथ्वी को समतल वर्त माना है। पृथ्वी को कैसे मान लिया इन्होंने? समतल वर्त मान लिया। और इसके केंद्र में यानी आप यूं कह सकते हो ईसाइयों का प्रमुख जो धार्मिक स्थल जेरूसलम है वो इसके मध्य में बता दिया गया। ये देखो ये पूरा का पूरा सर्किल बन गया, और इस सर्किल के आप केंद्र में देखोगे वो क्या है? जेरूसलम, ईसाइयों का सबसे प्रमुख यानी धार्मिक स्थान इसके केंद्र में है। तो अब ये देखो ये टी बनी हुई है, यहां पर इधर देखोगे, ये देखोगे ऐसे, ये क्या है? टी है ना। और ये आप क्या करो, इन मतलब अंदर है किसके? ये पूरा सर्किल देखो ये क्या है? ओ बन गया है ना। तो अब आपके सामने अगर कहीं ऐसा है कि TINO मानचित्र किस काल के हैं? अंध युग के हैं। अब इस मानचित्र का मतलब एक तरह से क्या हुआ कि इन्होंने तो पृथ्वी को एक तरह से वृत्तीय स्वरूप में मान लिया, और इसके बीच में जो केंद्र है, और वो केंद्र में क्या माना? जेरूसलम। यानी ओ के केंद्र में, प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, ओ के केंद्र में क्या है? जेरूसलम है। ये उनका प्रमुख धार्मिक केंद्र था, और उसको ये कह दिया ये पृथ्वी के, पृथ्वी पूरी कैसी है? इनके अकॉर्डिंग वृत्तीय है, और उसके केंद्र में जेरूसलम है जो उनका प्रमुख एक तरह से धार्मिक केंद्र था। और बाइबल की जो बातें थी वो ठीक थी। इसका मतलब भौगोलिक ज्ञान था वो अवरुद्ध हो गया। अब यहां पर आप देखोगे टी जो दिखाया गया है, टी का संबंध एक तरह से किससे है? भूमध्य सागर से। टी का संबंध भूमध्य सागर, एक साइड में क्या आ गई? लाल सागर, एक साइड में काला सागर या एजियन सागर का हिस्सा आ गया। अब एक बात और लिखी आती है कि इस समय के जो मानचित्र थे वो पूर्व की ओर अभिमुख थे। बोले पूर्व की ओर अभिमुख कैसे थे? अभी आप ये देखो, ये अफ्रीका का हिस्सा आ गया, यहां पर आप देखोगे ये आपका लाल सागर का हिस्सा आ गया, और यहां पर ये आपका है भूमध्य सागर, इधर आपका आ गया यूरोप, और इससे आगे जाओगे तो एशिया, और ये आपका क्या है? अफ्रीका। यही है ना। यहां पर ये क्या है? भूमध्य सागर। ये आप क्या कर रहे हो? लाल सागर। अब देखो
ये इस प्रकार का जो सर्किल है एक तरह से, इसको आपने ऐसे घुमाया, अब इसमें एशिया ऊपर है, यूरोप एक साइड में आ गया, अफ्रीका पूर्व की तरफ है ना। अब इसको अगर हम इस प्रकार से अगर घुमा दें, भी घुमाएंगे तो एशिया इस जगह पे चला जाएगा और यूरोप ऊपर यहां पे आ गया और अफ्रीका आप देखोगे तो नीचे की तरफ आ गया। भाई इस सर्किल को अगर आपने ऐसे कर दिया तो इसका मतलब पूर्व की तरफ इधर तो चला गया एशिया, यूरोप आपका ऊपर चला गया और अफ्रीका आपका यहां पे आ गया। ये मानचित्र वाली एक तरह से स्थिति थी, भी एशिया इस ओर अग्रसर चला गया, यूरोप ऊपर और अफ्रीका किस ओर घुमाने से, पूर्व की ओर। तो बात आता है कि इस समय के जो बने मानचित्र थे वो किस ओर अभिमुख थे, पूर्व की ओर अभिमुख थे। तो चार चीजें यहां पे ध्यान रखनी है। और इस दौरान जो भूगोल का एक तरह से विकास को आप यूं कह सकते हो या भौगोलिक ज्ञान को जो संरक्षित रखा, वो संरक्षित किसके द्वारा रखा गया, अरब भूगोलवेताओं के द्वारा। बेटी इन मानचित्र में किस ओर है, पूर्व की ओर अभिमुख था। और अंध युग में भूगोल का विकास है अरब भूगोलवेताओं के द्वारा, यानी 8वीं से 13वीं सदी में किया गया। यहां तक की ये बातें हम कर लेंगे। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट जो बात करेंगे भूगोल का पुनर्जागरण काल की जो बात करें, ये तो आ गया अंध युग। अंध युग के बाद में वापिस भूगोल के अंदर, यानी जब आप यूं कह सकते हो बाइबल का प्रभाव कम हुआ, नई वैज्ञानिक चीजें यानी शुरू हुई, तो फिर एक भूगोल का पुनर्जागरण यानी वापिस से एक जागृति आई, भौगोलिक ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू हुए। तो उसको हम आगे देखेंगे किस प्रकार से भूगोल का पुनर्जागरण काल 13वीं से लेकर के 17वीं सदी तक आप देखोगे नए मार्गों की वो खोज की गई। भूगोल का पुनर्जागरण काल, भूगोल का पुनर्जागरण काल। इसमें कई चीजें हैं आपके सामने। आपने कहा कि जैसे 8वीं से 13वीं सदी तक तो आपने लिखा ना, 3री से लेकर के 12वीं सदी तक का एक तरह से अंध युग था। अंध युग था तो इसका मतलब अब 13वीं सदी से शुरू करेंगे। तो आप ये देखोगे कि 13वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक का जो काल था, उस काल के अंदर नई नई खोज हुई। मतलब वो आप यूं कह सकते हो नए मार्गों की खोज हुई, नए महाद्वीपों की खोज हुई। तो आप यूं कह सकते हो इसमें क्या हुई थी, खोज का युग था ये। कब है, 13वीं से 17वीं। और इसके अंदर आप देखोगे कि विशेष जो भूगोलवेता एक तरह से थे, उनका योगदान किसका रहा, जैसे मार्को पोलो को, कोलंबस की बात की, कोलंबस की बात कर लेंगे, वास्को डी गामा नए मार्ग की खोज करते हुए तो भारत पहुंचे थे। कोलंबस हमने देखा था बहामा द्वीप जा पूछा, यानी मध्य अमेरिका वाला जो क्षेत्र था उसमें। और इसके अलावा और किसकी बात करेंगे, वारेनियस की, कोपरनिक्स की बात कर लेंगे। कोपरनिक्स और वारेनियस, इनका योगदान ये नहीं है कि इतने ही थे, इनके अलावा भी थे। लेकिन एक तरह से हमने देखा कि वापिस भौगोलिक ज्ञान की एक यात्रा है वो शुरू हो गई। और वो शुरू हुई आपकी 13वीं सदी से लेकर के अब 13वीं से 17वीं सदी तक, यानी आप यूं कह सकते हो नए मार्गों की खोज हुई, नए महाद्वीपों की खोज हुई, नए द्वीप या क्षेत्रों की खोज हुई। और उसमें कुछ हमने कह दिया कि प्रमुख जो थे उनका योगदान रहा, जैसे मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा, कोपरनिक्स और वारेनियस। ये बात कर ली आपने 13वीं से 17वीं सदी। अब 18वीं सदी के अंदर जो भूगोल का विकास हुआ उसमें किसका योगदान रहा, 17वीं के बाद में किसकी बात करेंगे, 18वीं सदी की। 18वीं सदी के अंदर अगर आप बात करते हो तो 18वीं सदी के अंदर मुख्य जो योगदान रहा वो किस किस का रहा, बुआचे, गट्टेरे, बुआचे की बात कर ली, और
गटेरर की बात कर लेंगे और फिर इसके अलावा कांट की बात कर लेंगे। यानी कांट किस सदी का था? 18वीं सदी का था। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे भूगोल के अंदर 19वीं सदी, भूगोल की 19वीं सदी के अंदर, 18वीं के बाद में 19वीं सदी की बात की। और 19वीं सदी के अंदर अगर आप देखते हो भूगोल का एक तरह से आप यूं कह सकते हो आधुनिक भूगोल की शुरुआत हुई थी, जिसके अंदर आधुनिक भूगोल के संस्थापक यानी हम्बोल्ट और रिटर की आप बात करते हो, वो इसी समय थे। तो 19वीं सदी के अंदर आपने कह दिया हम्बोल्ट, रिटर, रेटजेल, ये आपके सिलेबस में ही है। आप यूं कह सकते हो कि इस दौरान न केवल जर्मनी में, न केवल, क्योंकि ये तो जर्मन भूगोलवेता हो गए जो अभी आप बात कर रहे थे हम्बोल्ट की, रिटर की, रेटजेल की। इसके अलावा आप देखोगे कि अमेरिका के अंदर भी भूगोल का विकास हुआ, फ्रांस के अंदर भी हुआ, ब्रिटेन में भी हुआ और रूस में भी हुआ। इन राष्ट्रों के अंदर यानी भूगोल का एक तरह से वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए यानी इन राष्ट्रों का भी योगदान यहां पे रहा। फिर आप देखोगे कि 20वीं सदी की बात आ जाती है। किसकी? 20वीं सदी में, 20वीं सदी की बात करेंगे। 20वीं सदी के अंदर आप देखोगे कि 1950 के आसपास है भूगोल के अंदर मात्रात्मक क्रांति आई थी। मात्रात्मक अलग गणितीय और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया था। इसी प्रकार से 1960 के आसपास देखोगे तो व्यवहारवाद आएगा, यानी भूगोल के अंदर आप यूं कह सकते हो अभिनूतन प्रवृत्तियों का प्रवेश हुआ। किनका हुआ? अभिनूतन, यानी नई जो एक तरह से ट्रेंड थे उनका अभिनूतन प्रवृत्तियों का प्रवेश हुआ, जिसमें आपने कह दिया मात्रात्मक क्रांति की बात कर लेंगे, व्यवहारवाद या आचरण परक जिसको बोलते हैं, या आप मानवतावाद की बात कर लेंगे, रेडिकलिज्म की बात कर लेंगे, सोशलिज्म की बात कर लेंगे। ये सारे किस समय के हैं? 20वीं सदी। यानी अब मोटा मोटी ये जो डायग्राम की जो बात है, इसमें से डायरेक्ट हो सकता है हमारे सामने कोई प्रश्न न हो, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आपने देखा कि जो आपने विकास यात्रा ग्रीक या यूनानी भूगोलवेताओं से शुरू की थी, यानी आपने ग्रीक या यूनान से जिस भूगोल के विकास को शुरू किया, उसके बाद में आगे किसने बढ़ाया? रोमन ने। फिर आपने देखा कि एक बीच का जो फेज आया उसको आपने बोल दिया अंध युग। लेकिन अंध युग के अंदर जो भूगोल के विकास की बात आती है तो किसका हो रहता है? अरब भूगोलवेताओं का। किसका? अरब भूगोलवेताओं का। आपने कहा कि तीसरी सदी से यानी तीसरी से 12वीं सदी तक का काल ये था अंध युग। और फिर उसके बाद में आगे जो शुरू हो गया वो भूगोल का पुनर्जागरण काल, एक नए जागरण की तरफ हम चले गए। जब पुनर्जागरण काल की शुरुआत हुई तब हमने कह दिया कि 13वीं से 17वीं सदी यानी पुनर्जागरण के अंदर जो शुरुआत हुई, इसके अंदर आपने देखा कि नए नए महाद्वीप और द्वीपों की या क्षेत्रों की या मार्गों की खोज की गई। फिर हमने कहा कि उसके अंदर प्रमुख योगदान रहा मार्को पोलो का, कोलंबस का और वास्को डी गामा, कोपरनिकस, वारेनियस। ये कर देंगे। 17वीं सदी तक आ गई। उसके बाद में आगे भूगोल के विकास 18वीं सदी के अंदर अगर बात करते हो तो प्रमुख कौन रहे? बुआचे, गटेरर और कांट रहे। 19वीं सदी भूगोल के एक तरह से आप यूं कह सकते हो आधुनिक भूगोल की जो शुरुआत हुई थी, यानी या तो भूगोल का विकास हुआ ग्रीक और यूनान काल के अंदर, ग्रीक या यूनान कह दीजिए या यूनानी या रोमन काल के अंदर, और फिर उसके बाद में भूगोल एक तरह से अवरुद्ध था। वापिस जो भूगोल का एक तरह से शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन अगर वापिस जो आप यूं कह सकते हो एक तरह से वैज्ञानिकता का जो स्वरूप दिया जा रहा था या भूगोल का एक डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तो वो फिर 19वीं सदी में आकर के शुरू होती है। भूगोल के संस्थापक के तौर पे हम्बोल्ट और रिटर का आपने नाम सुना होगा कि जर्मन भूगोलवेता हैं, यानी उनके द्वारा एक तरह से भूगोल को एक नई दिशा दशा प्रदान की गई। किस सदी के अंदर? 19वीं सदी के अंदर। फिर उसी दौरान यानी जर्मनी के अंदर जो हम्बोल्ट और रिटर थे, उन्होंने भौगोलिक ज्ञान को 19वीं सदी के पूर्वार्ध में आगे बढ़ाया। और फिर उसके बाद में आप देखोगे कि 19वीं सदी का जो उत्तरार्ध था उस दौरान जर्मनी के अंदर रेटजेल प्रमुख भूगोलवेता रहे थे। कौन थे? रेटजेल। जो आप बात कर रहे थे ना मानव भूगोल और राजनीतिक भूगोल के पिता की जो बात की थी वही है, रेटजेल हैं। इन्होंने यानी
जर्मन भूगोलवेता थे और भूगोल को आगे बढ़ाने के अंदर इसका प्रमुख योगदान रहा। इसी दौरान समानांतर दूसरी ओर यानी इस साइड के अंदर तो रेडजेल काम कर रहे थे, फ्रांस के अंदर विडाल डी ला ब्लास किरिन की बात करोगे तो यानी फ्रांसीसी भूगोलवेता की बात कर सकते हो। अमेरिका के अंदर भी भूगोल का विकास हुआ और यूएसए के अंदर कह दीजिए, रसिया के अंदर कह दीजिए, ब्रिटेन के अंदर कह दीजिए, यानी बराबर भूगोल का विकास और शुरू हो गया। कब है? 19वीं सदी का जो अंत की बात करते हो, 20वीं सदी की जो शुरुआत की बात करते हैं वहां पर जाकर के। फिर 20वीं सदी आते आते आपने देखा कि 20वीं सदी के अंदर 1950 के दशक आते आते भूगोल के अंदर नवीन ट्रेंड यानी नवीन प्रवृत्तियां आई। और नवीन प्रवृत्ति के तौर पे यानी सबसे पहले हमने कहा कि भूगोल के अंदर एक वैज्ञानिकता जब बनानी है तो उसमें गणितीय और सांख्यिकी विधियों की भी जरूरत पड़ती है। तो गणितीय और सांख्यिकी विधियों का योगदान रहा 1950 के दशक में, जिसे हमने कहा मात्रात्मक क्रांति। उसी मात्रात्मक क्रांति के विरोध स्वरूप दो महत्वपूर्ण पार्ट 1960 और 1970 के दशक में आए। उसमें आपके सामने एक आएगा व्यवहारवाद, एक आएगा मानवतावाद। इनके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। आगे हमारा जो एक अलग से टॉपिक है वो यही है, अभिनूतन प्रवृत्तियां। कौन सी है? अब यहां तक की बात एक तरह से आपसे कोई सवाल अलग से नहीं है। ग्रीक भूगोलवेता से लेकर के भूगोल के पुनर्जागरण काल यानी 13वीं से सदी, फिर 18वीं सदी की बात आ गई। 19वीं सदी के अंदर अब आपके सिलेबस में 3 तो यहां से दे रखे हैं। जो टोटल आपके 7 भूगोलवेता दिए है ना, 3 तो जर्मनी से दे दिए, फिर फ्रांसीसी की बात कर ली और अमेरिकन की बात कर ली। आपके रशियन या ब्रिटिश भूगोलवेता ये नहीं दे रखे हैं सिलेबस में। तो टोटल इस सदी के जो 19वीं सदी के अंदर जो योगदान एक तरह से रहा था, उसमें से 7 भूगोलवेता आपके सिलेबस में दिए गए हैं। उनके बारे में हम देखेंगे कि उनकी किताब कौन सी है, उनके द्वारा प्रमुख योगदान कौन सा रहा, उनका जो स्टेटमेंट है वो क्या था। ये कुछ बातें इन 7 के बारे में हम पहले यहां पर सीखेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आप देख रहे हो अभिनूतन प्रवृत्तियां, इन 7 का खत्म होने के बाद में जो चैप्टर होगा वो फिर आपकी भूगोल की अभिनूतन प्रवृत्तियों की बात करेंगे। यानी नवीन रूप से भूगोल का जो डेवलपमेंट 1950 के बाद का है वो कैसे भूगोल का विकास रहा है उसके ऊपर बात की जाएगी। यहां पे 2 चीजें आपको और लिखी हुई मिलेंगी। ये देखो, हमने लिखा कि आधुनिक भूगोल का एक तरह से चिर सम्मत काल जो है वो किसका मान लिया? वारेनियस और कांट का। और आधुनिक भूगोल के एक तरह से जनक की, जन्मदाता की अगर बात करेंगे तो किसे कहेंगे? हम्बोल्ट और रिटर की बात करेंगे। देखो, शास्त्रीय काल वो होता है जिसके अंदर वैज्ञानिकता प्रदान की जाती है, जिसके अंदर किसी भी विषय को वैज्ञानिकता। यहां पे प्रथम जो शास्त्रीय काल आया वो तो ग्रीक और रोमन काल था। भूगोल एक विज्ञान की तरफ थी। फिर उसके बाद में आपने देखा कि अंधयुग आ गया। अंधयुग क्यों आया? क्योंकि विज्ञान के ऊपर बल नहीं देकर के किसके ऊपर बल दिया? धर्म के ऊपर बल दिया गया। किसके ऊपर? धर्म के ऊपर। तो फिर वो वैज्ञानिकता का काल नहीं रहा। फिर आपने देखा कि वापिस जो दूसरा जो शास्त्रीय काल आया, यानी भूगोल को एक तरह से वैज्ञानिकता प्रदान करने की जो दूसरी बार बात आई, वो किसके समय आई? मूलतः हम्बोल्ट और रिटर। यानी इन्हें हम्बोल्ट ने, आप कॉस्मोस की बात करोगे तो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, पुस्तक है, जिसके अंदर एक तरह से भूगोल को सार्वभौमिक रूप से विज्ञान बनाने के ऊपर यानी बल दिया गया। तो हम्बोल्ट और रिटर द्वितीय शास्त्रीय काल के कहलाता है इनका काल। और पहला किसका हो गया? ग्रीक और रोमन भूगोलवेता। नीचे ये लिख दिया कि इस काल के अंदर भूगोल को वैज्ञानिकता स्वरूप प्राप्त हुई, मतलब 2, उसके बाद में यानी शुरुआत एक तरह से यहां से हुई थी। धन्यवाद।